हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सिटी में रहने वाले लोगों के लिए आज एक तो वो फेस कर रहे हैं इस इशू को, या फिर आज न कल वो कभी ना कभी इस इशू को फेस करने वाले हैं। और वो इशू है रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका रीडेवलपमेंट होता है तब फ्लैट होल्डर के हाथ में टैक्सेशन कैसे होता है। तो ये बहुत से लोगों का इशू था, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाने के लिए लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि भी जब कोई भी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होता है तो उसका टैक्सेबिलिटी फ्लैट होल्डर के हाथ में कैसे होता है। हम बिल्डर और दूसरे एंगल से कहीं देख नहीं रहे हैं, हम बस फ्लैट होल्डर जो होता है उसके हाथ में टैक्सेशन कैसे रहने वाला है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। तो पहला तो है दोस्तों कि भी रीडेवलपमेंट होता क्या है। सोसाइटी का रीडेवलपमेंट जब होता है तो उसमें एग्जिस्टिंग जो फ्लैट होल्डर होता है वो अपना फ्लैट सरेंडर करता है बिल्डर को, डेवलपर को। उसके अगेंस्ट में वो न्यू फ्लैट लेता है। यहां पर एग्जिस्टिंग फ्लैट होल्डर इज सरेंडरिंग हिज फ्लैट टू द बिल्डर और डेवलपर, एंड अगेंस्ट दिस सरेंडर ही इज गेटिंग न्यू फ्लैट। उसको नया फ्लैट मिलने वाला है। वो मे बी सेम एरिया का रहेगा, ज़्यादा एरिया का रहेगा, कम एरिया का रहेगा, कुछ भी हो सकता है, उसको हम आगे डील करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि भाई रीडेवलपमेंट होता क्या है सोसाइटी का, जहाँ जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वहाँ पर फ्लैट होल्डर अपना फ्लैट सरेंडर कर रहा है अगेंस्ट न्यू फ्लैट मिलने वाला है इसीलिए। तो इसमें पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? तो एक तो होता है फ्लैट होल्डर, दूसरा होता है सोसाइटी, और तीसरा होता है डेवलपर, बिल्डर डेवलपर जो होता है वो। तो ये तीन पार्टी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हम आज टैक्सेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? ना ही सोसाइटी का देख रहे हैं, ना ही बिल्डर डेवलपर का देख रहे हैं। हम देख रहे हैं फ्लैट होल्डर के हाथ में कैसा टैक्सेशन होने वाला है। तो अब इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये पहले तो हमको ये भी देखना है कि भाई यहाँ पर जो फ्लैट होल्डर होता है उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो उसको जनरली एक तो मिलता है फ्लैट के अगेंस्ट में फ्लैट मिलता है, कम ज़्यादा किसी भी एरिया का हो सकता है। उसको मिलता है रेंट मिलता है, क्योंकि वो शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर वैकेंट करेगा, जब सरेंडर किया है अपना फ्लैट तो वो वैकेंट करके दूसरी जगह जाएगा, तो उसको कंपनसेशन में दूसरा फ्लैट के लिए रेंट मिलेगा या सब्स्टिट्यूट फ्लैट मिलेगा। रेंट में भी हो सकता है, जो बिल्डर डेवलपर है वो भरता होगा। तो यहाँ पर इधर फ्लैट मिलेगा या रेंट मिलेगा। उसको यहाँ से मूव करने के लिए शिफ्टिंग अलाउंस मिल सकता है कि भाई यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट करना है, तो पैकर्स और मूवर्स और ये सब चीज़ें करने के लिए उसको मूविंग के लिए अलाउंस मिल सकता है। और कोई हार्डशिप अलाउंस भी उसको मिल सकता है। मतलब यहाँ से मूव होते समय उसको नया फ्लैट मिल रहा है, नए जगह पे जाने के लिए रेंट मिल रहा है, शिफ्टिंग के लिए कुछ पैसा मिल रहा है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पर, जो डिपेंड करता है उस सोसाइटी के एग्रीमेंट पे जो ये फ्लैट होल्डर को मिल रहा है। अगेंस्ट और भी चीजें मिल रही है। ये तो क्या है कि भाई फ्लैट के अगेंस्ट में फ्लैट मिल रहा है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जब फ्लैट सरेंडर करते हैं तब कुछ कैश कंपोनेंट भी मिलता है। कैश इन द सेंस बैंक में ट्रांसफर मिलता है। तो यहां पर उनको कुछ पेमेंट दे दिया। लाइक मैंने अपना फ्लैट सरेंडर किया, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, तो 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट के अगेंस्ट में मुझे 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है। मंथली मुझे 25,000 का रेंट मिल रहा है। मुझे शिफ्टिंग के लिए एक 20,000 रुपीज़ दे दिए, और प्लस मुझे वन टाइम जो इनिशियली जब मैंने सरेंडर किया है तो तब मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, बिकॉज आई एम सरेंडरिंग माई फ्लैट। और वो 5 लाख रुपए भी मेरी क्या होने वाली है, कंसिडरेशन ही ट्रीट होने वाला है। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ें कंपोजिट में, या कुछ चीज़ें मिलती है कुछ नहीं मिलती है, तो इस तरह से ये चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये हो गई कि भाई फ्लैट होल्डर को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब हमको देखना है कि भाई ये जो सारी चीज़ें मिलती हैं क्या ये चार्जेबल है, ये टैक्सेबल है तो किस हेड में टैक्सेबल है। तो चलते हैं आगे। पहली बात आती है कि भाई जो मैंने फ्लैट सरेंडर किया है वो फ्लैट सरेंडर जो है वो क्या टैक्सेबल है। जो मैंने फ्लैट सरेंडर किया है वो टैक्सेबल है क्या? तो हाँ, डेफिनेटली। सेक्शन 247 जो है ये ट्रांसफर के बारे में बात करता है। वहां पर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि भाई ये जो ट्रांसफर है, जो सरेंडर कर रहे हैं, ये टैक्सेबल है। तो मतलब मैंने जो फ्लैट सरेंडर किया है वो टैक्सेबल है। अभी तो बस ट्रांसफर जो है वो इवेंट टैक्सेबल है क्या नहीं है ये हम देख रहे हैं। फिर ये किस हेड में टैक्सेबल होगा।
अब मैंने तो सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर किया तो मैंने बेचा तो है नहीं, पर फिर सरेंडर किया तो ये किस हेड में टैक्सेबल होने वाला है, तो ये होने वाला है कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन के अंडर में टैक्सेबल होगा। जैसे हमने फ्लैट लेकर बेचा है किसी को, वैसे ही ये भी जो है मैंने फ्लैट सरेंडर किया है, तो ये कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सरेंडर होगा। इसके लिए हमने कुछ ये क्यों कैपिटल गेन में टैक्सेशन होगा, तो इसके लिए कुछ जजमेंट्स भी यहां पर बता दिया है। तो हम सारे जजमेंट्स में जाने वाले नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए जजमेंट कोट किए हुए हैं। तो अब यहां पर ट्रांसफर तो ट्रीट हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर है, पर ये ट्रांजैक्शन कब ट्रांसफर ट्रीट होने वाला है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ इवेंट्स है। यहां पर मैंने एग्रीमेंट मतलब मैंने आज सरेंडर करने का डिसाइड किया फ्लैट, मुझे फ्लैट कपल ऑफ ईयर्स के बाद मिलने वाला है, 2-3 साल के बाद मिलने वाला है। आज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में हम एंटर हो रहे हैं, यहां पर उसके बाद में ये डिमोलिश होगा, इसके परमिशंस आएंगे, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो ट्रांसफर कब ट्रीट होने वाला है, तो ये एक मेजर इशू है। तो जनरली ये किस पर डिपेंड करेगा कि भाई ये ट्रांसफर आज है या कुछ सर्टेन इवेंट के ऊपर है, ये कैसे समझ में आएगा, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस सोसाइटी के एग्रीमेंट पर। जिस तरह से एग्रीमेंट एंटर किया है उसके ऊपर से वो डिसाइड होगा। अल्टीमेट कंडीशन मतलब अल्टीमेट उसका क्रक्स क्या है या अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग फैक्टर क्या है कि भाई मैं अपना फ्लैट पर से राइट कब सरेंडर कर रहा हूं। ऐसा होने के चांसेस है कि भाई बस अभी पोजीशन दिया है, पर उसके ऊपर बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं, उसके बाद ही वो बिल्डर को पास ऑन होने वाला है। कि लाइक कंडीशन हो सकते हैं कि भाई जब आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिल जाए, आपको कॉर्पोरेशन से सारे परमिशंस ये वो सब मिल जाए, तभी हम आपको सरेंडर करेंगे। ऐसे कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो एग्रीमेंट तो आज एंटर हुआ, पर जब तक परमिशन नहीं मिलेंगे तब तक ट्रांसफर नहीं ट्रीट होगा। तो जिस डेट को वो सारे इवेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं, पोजीशन जो है बिल्डर को जा रहा है, उस डेट को मेरा ट्रांसफर ट्रीट होगा। ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, 100% कंप्लीटली एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट डिफर करेगा। तो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई कब ट्रांसफर ट्रीट होगा कैपिटल गेन पर्पस के लिए, कि भाई जहां पर कैपिटल गेन होना है। फिर अब इसमें हमने तो देख लिया कि भाई ट्रांसफर कभी एक डेट को ट्रांसफर ट्रीट होना है, इसकी सेल वैल्यू क्या। मैं कैपिटल गेन तो बोल रहा हूं कि भाई कैपिटल गेन होने वाला है, तो किस वैल्यू पे, किस इस पे मेरी सेल वैल्यू ट्रीट होगी। परचेस वैल्यू तो मेरे पास में है, मैंने कभी ना कभी परचेस किया है उसको, तो मेरे पास में परचेस वैल्यू है। अब मेरे पास में आज की सेल वैल्यू क्या, तो वो एक इश्यू है। अब ये जो है कि भाई यहां पर जनरली तो क्या होने वाला है कि अगर मैं बेच रहा हूं तो मैंने जिस रेट पे बेचा उस रेट पे होना चाहिए। अब मैंने बेचा ही नहीं, तो हो सकता है कि भाई आज की जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन है, रेडी रेकनर रेट है, वो हो सकता है। तो क्या रेट होना चाहिए, तो जनरली रेडी रेकनर रेट ही ट्रीट होगा, क्योंकि मैं बेच तो नहीं रहा हूं। पर यहां पर फिर क्या है कि भाई यहां पर आगे चलेंगे हम, आगे क्या आ रहा है। तो इसमें ये एक इश्यू हो गया कि भाई इसका वैल्यू क्या बनने वाला है। दूसरा है कि भाई इसका कौन सा साल चार्जेबिलिटी के लिए ट्रीट होगा। जैसे कि हमने देखा कि भाई ट्रांसफर किस दिन ट्रीट होगा, उसी साल में चार्जेबल होना है, टैक्स को उसी साल में चार्जेबल होना है। कि भाई मेरा ट्रांसफर जिस साल में ट्रीट होगा वो डिपेंड किस पर करता है, कंप्लीटली और कंप्लीटली एग्रीमेंट के ऊपर। तो एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट में जो कंडीशंस दी है उसके ऊपर ट्रांसफर ट्रीट होगा, और वही साल मेरे लिए टैक्सेबिलिटी का ईयर होगा। अब इसमें बहुत बड़ा इशू, अब अगर मान लेते हैं कि भाई आज मैंने मेरे फ्लैट सरेंडर किया, मैंने फ्लैट सरेंडर किया, फ्लैट बिल्डर को दे दिया, और हो गया कि भाई एग्रीमेंट ऐसा बना कि भाई जिस दिन मैंने एग्रीमेंट एंटर किया बिल्डर के साथ, उसी दिन बिल्डर को पोजीशन चला गया। अब फ्लैट की स्कीम बनने में लगभग 2 से 3 साल लगने हैं। अगर आज मेरे लिए कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है, तो मैं पैसा कहां से लाऊं टैक्स भरने के लिए। आज कुछ ना कुछ वैल्यू ट्रीट होंगी, जो भी वैल्यू ट्रीट होनी है, जिस भी वे में होनी है, तो ये वैल्यू ट्रीट हो गई। मेरे पास में परचेस वैल्यू डेफिनेटली कमी है, तो यहां पर जो मेरे पास में गेन हुआ है उसका टैक्स भरना है मुझे। अब ये टैक्स भरने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो ये जेन्युइन हार्डशिप जो है सभी फ्लैट होल्डर को फेस हो रही थी। तो इसीलिए 2017 के बजट में 1 अप्रैल 2018 से एक इफेक्टिव लॉ लाया गया, सेक्शन 45(5)(a). सेक्शन 45(5)(a) ने ये जो इशू फेस हो रहा था सभी लोगों को, उसको टैकल करने के लिए एक लॉ लाया, एक सेक्शन लेके आ गए 45(5)(a). उसमें उन्होंने 2 चीजों को हैंडल किया, 2 चीजें उन्होंने रिजॉल्व की। एक तो पहले ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, ट्रांसफर तो एक दिन ट्रीट हो गया, पर इसको टैक्सेबल किस साल में करना है, वो एक इशू रिजॉल्व किया। और दूसरा किया कि भाई ये फ्लैट जो मैंने सरेंडर किया उसका वैल्यू क्या ट्रीट होगा, उसके लिए वैल्यू क्या पकड़ना है मुझे, सेल वैल्यू क्या है मेरा। तो ये दोनों इशू जो है, जो बहुत अनक्लियर थे, उसको यहां पर डील किया गया सेक्शन 45(5)(a) में।
कौन कौन सा दिखा कि भाई एक तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, कौन से साल में टैक्सेबल होगा, और दूसरा होगा कि भाई उसकी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, मतलब सेल वैल्यू क्या है। ट्रांसफर अलग चीज है, मैं ट्रांसफर एक दिन के लिए ट्रीट कर रहा हूं कि भाई यहां पर मेरा एग्रीमेंट एंटर हो गया, यहां पर ट्रांसफर ट्रीट हो गया, पर टैक्सेबल किस साल में करूं, ये 45(5)(a) में डील किया गया। तो अब वहां पर मैंने सेक्शन 45(5)(a) में क्या मेंशन किया कि भाई वहां पर 45(5)(a) में ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी को दिया गया कौन सा साल, कि भाई जिस साल में मेरा नया फ्लैट जो है उस फ्लैट के बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी हो गई कि भाई जब मुझे नया फ्लैट, आज तो सरेंडर कर दिया, आज भले ही ट्रांसफर ट्रीट हो रहा है, पर मेरा ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, मुझे टैक्स किस साल में भरना है, जब मेरे नए फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मेरे पास में होगा या बिल्डर के पास में आएगा। ऑब्वियसली बिल्डर डेवलप कर रहा है तो बिल्डर के पास में आना है, तो जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट रहेगी जिस साल में, उस साल में मेरे इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भरना है। दूसरा, मेरा वैल्यू क्या आएगा, मेरा सेल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ट्रीट होना है, कैपिटल गेन किस पे कैलकुलेट करूंगा, परचेस प्राइस तो है, सेल वैल्यू क्या, तो सेल वैल्यू विल बी जो मुझे नया फ्लैट मिल रहा है उसका रेडी रेकनर रेट। गवर्नमेंट जो वैल्यूएशन रेट है, गवर्नमेंट का जो रेडी रेकनर रेट है नए फ्लैट का जो रेडी रेकनर रेट रहेगा वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। मतलब आज मैंने 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट सरेंडर किया जो कि मैंने 50 लाख में खरीदा था, आज मुझे नया 1000 स्क्वायर फीट का नया फ्लैट मिल रहा है, तो 1000 स्क्वायर फीट का नया फ्लैट जो है आज उसकी गवर्नमेंट रेडी रेकनर रेट है 1.5 करोड़ रुपया। तो 1.5 करोड़ रुपए में जो मेरा रेडी रेकनर रेट है उसमें से मेरा 50,000 या इंडेक्सेशन भी ले रहे होंगे तो इंडेक्सेशन के साथ मान लेते 1 करोड़ हो गया वो, तो 50 लैक्स का जो फ्लैट था इंडेक्सेशन के बाद 1 करोड़ हो गया। आज का रेडी रेकनर रेट नए फ्लैट का 1.5 करोड़ है, 50 लाख जो है वो मेरा हो गया कैपिटल गेन। उसके ऊपर मैं, क्योंकि मैंने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया तो 20% से मैं टैक्स भरूंगा, अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेता हूं तो 12.5% से भरूंगा। अभी के बजट में जो चेंजेस लाए हैं उसके हिसाब से तो मैं 12.5% या 20% में जो भी टैक्स आएगा वो मैं टैक्स भर दूंगा। मान लेते हैं 10 लाख रुपए टैक्स आने वाला है, वो मुझे कब भरना है, जिस साल में मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा है फ्लैट का। तो मेरे पास में जब मेरे पास नया फ्लैट आ रहा है तब मैं जाके उसका टैक्स भरने वाला हूं। अब क्या एक्चुअल में मुझे टैक्स भरना है, तो हमारे लिए क्या आता है सेविंग के लिए, तो यहां पर जो है हमारे पास में देखना है कि भाई सेक्शन 54 का क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे। मैंने एक फ्लैट सरेंडर किया, नया फ्लैट परचेस हो गया, it is as good as one flat has been sold, old flat has been sold and new flat has been purchased। तो यहां पर सेक्शन 54 हमारे लिए रिलैक्सेशन के लिए है कि भाई जो मैंने ओल्ड फ्लैट सरेंडर किया है उसके अगेंस्ट में न्यू फ्लैट मिला है, मतलब इट इज एज गुड एज परचेस ऑफ न्यू फ्लैट। मतलब जितना भी कैपिटल गेन हुआ है 50 लाख का, अगर उतने वैल्यू का मेरा नया फ्लैट आया है तो आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, क्योंकि एक फ्लैट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेने के बाद कोई टैक्स नहीं लगता है। ये सेक्शन 54 के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप उसमें वहां पे जाके देख सकते हो कि कैसे सेक्शन 54 वर्क करता है। तो मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने सरेंडर किया 2 साल पहले फ्लैट, आज मुझे नया फ्लैट मिला, इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू इन्वेस्टमेंट इन न्यू फ्लैट। अब मेरे पास में मुझे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी यही है। नहीं तो 2 साल पहले मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रखना पड़ता था, 10 लाख जो टैक्स आने वाला था वो मुझे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना पड़ता था, पर वो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि टैक्सेबिलिटी इसी साल में थी और उसी साल में मुझे नया फ्लैट भी खरीदी हो गया, परचेस हो गया, तो गेन का अमाउंट तो इन्वेस्ट हो ही गया मेरा। तो गेन का अमाउंट इन्वेस्ट होने के कारण से मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब सेक्शन 54 मेरे लिए अवेलेबल है। अब आता है सवाल कि भाई ये क्या कंस्ट्रक्शन होगा या परचेस स्ट्रीट होगा, तो गवर्नमेंट सर्कुलर है और जजमेंट्स भी हैं जिसमें यह मेंशन किया है कि भाई न्यू जब डेवलपर मुझे नया फ्लैट दे रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कितने साल में कंप्लीट होना चाहिए 54 का बेनिफिट लेने के लिए, तो 3 साल में। मैंने आज सरेंडर किया, आज मेरा एग्रीमेंट वैल्यू है, आज मेरा ट्रांसफर ट्रीट हो रहा है जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से ट्रीट होना है, और इसके अगर 3 साल में मुझे नया फ्लैट मिल रहा है तो कोई इश्यू नहीं, ये मेरे 54 के लिए एलिजिबल है। तो 3 साल तक मेरा अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, कैपिटल गेन माफ हो जाएगा क्योंकि नया फ्लैट परचेस हो गया। अब इसमें वापस इश्यू कैच पॉइंट कि भाई अगर बिल्डर ने डिले कर दिया और फ्लैट मिला मुझे 4 साल के बाद तो क्या होगा। तो इसके लिए अब 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि भाई जहां पर एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा था कि भाई मैं आपको, बिल्डर ने जब एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपको
2 साल में या 2.5 साल में या 3 साल में फ्लैट दे दूंगा, नया फ्लैट। तो यहां पर एग्रीमेंट में उन्होंने लिख दिया है, तो 3 साल में फ्लैट देने का उसने कमिट कर दिया है, तो 3 साल में वो फ्लैट देने वाला है। अगर ऐसा एग्रीमेंट में लिखा है तो देयर आर जजमेंट्स, वहां पर जजमेंट्स है कि भाई जब एग्रीमेंट में लिखा गया है 3 साल में फ्लैट दिया जाएगा तो इसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसके कंट्रोल में नहीं है, बिल्डर नहीं बनाएगा तो ये क्या करेगा बेचारा। तो फ्लैट होल्डर के हाथ में नहीं होने से बीइंग बेनिफिशियल प्रोविजन इट शुड बी कंस्ट्रूड लिबरली, आराम से लेना चाहिए, इन कंडीशन को स्ट्रिक्टली नहीं लेना चाहिए। तो इस हिसाब से इनको इवन दो इट हैज बीन गॉन टू 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स तक भी जाता है तो भी इसको बेनिफिट मिल जाना चाहिए, बिकॉज एग्रीमेंट में 3 साल मेंशन्ड है। अब दूसरी चीज, एग्रीमेंट में 3 साल या कुछ मेंशन ही नहीं है तो क्या, तो भी कहीं कहीं पर जजमेंट है। यहां पर तो बहुत क्लियर जजमेंट थे, यहां पर कहीं कहीं पर जजमेंट है कि भाई इवन दो उसमें मेंशन नहीं है कि भाई 3 साल में मिलना चाहिए और डिले हो गया, फिर भी बेनिफिशियल प्रोविजन होने से लिबरली लो। इसने अपना फ्लैट दिया है, नया फ्लैट लेने के लिए प्रोविजन गवर्नमेंट ने दे रखी है, अब बिल्डर आगे पीछे करेगा तो इसमें ये बेचारा क्या करेगा। तो इवन दो इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड तो इसमें हमने ले लेना चाहिए, इसके ऊपर भी जजमेंट्स है। तो हमारे लिए टैक्सेशन भरना है, कुछ टैक्सेशन भरना नहीं, इवन दो इट इज टैक्सेबल इवेंट, हमको कोई टैक्स भरना नहीं है, सेक्शन 54 का बेनिफिट हमारे लिए है। अब आता है सवाल कि भाई हमारे पास में जो रेंट रेशियो होता है, ये तो हो गया कि भाई कैपिटल गेन का इशू रिजॉल्व। अब हमको रेंट मिला क्योंकि हम नए घर में जाने वाले हैं, तो हमको रेंट उसके लिए अलाउंस दिया। अब यहां पर 2-3 सिचुएशन हो सकती है, एक तो जितना रेंट आया उतना मैंने स्पेंड किया, दूसरा जितना रेंट आया उससे कम स्पेंड किया, 25,000 का रेंट आया 15,000 स्पेंड हुआ, या 25,000 का रेंट आया 35,000 स्पेंड हो गया। तीनों सिचुएशन है मेरे पास में, कम ज़्यादा और इक्वल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो यहाँ पर ITAT के जजमेंट्स हैं और एक जजमेंट तो कंफर्म भी किया हुआ है हाईकोर्ट ने कि भाई वहाँ पर ये मेंशन किया है कि भाई ये जो रिसीट है ये फ्लैट होल्डर के लिए उसके फ्लैट सरेंडर के अगेंस्ट में मिली है, तो ये कोई रेवेन्यू रिसीट है नहीं, इट इज कैपिटल रिसीट विच इज नॉट टैक्सेबल, कैपिटल रिसीट है विच इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, ऐसा जजमेंट है। तो 2017 का आई थिंक जजमेंट है जहां पर यह मेंशन कर दिया कि भाई रेंट जो उसको मिल रहा है या उसको कोई हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है या शिफ्टिंग अलाउंस मिल रहा है, ये कोई उसका इनकम है नहीं, ये कैपिटल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, तो ये कैपिटल रिसीट है विच इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ऐसा जजमेंट आया हुआ है। इसके अगेंस्ट में भी जजमेंट है, मतलब कहीं कहीं पर जो रेंट रिसीव किया है, हमने 3 सिचुएशन देखे, तो वहां पर कोई कोई जजमेंट ऐसे भी हैं जहां पर यह मेंशन किया है कि भाई आपको 25,000 का रेंट मिला, आपने 15 दिया है तो ठीक है 10,000 पे टैक्स भर दो, ऐसे भी जजमेंट है कि भाई 10,000 को टैक्सेबल किया। कहीं कहीं पर जो एक्स्ट्रा भरा गया है उसके लिए तो कुछ देने वाले थे नहीं, और कहीं कहीं पर यह भी बोला है कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 56 57 कोई डिडक्शन के बारे में बात नहीं करता, ये अदर सोर्स इनकम है आपका और आपने पूरे पूरे रेंट रिसीव्ड पे टैक्स भर देना चाहिए, आपको वो मिले ना मिले, मतलब आपको आपने रेंट जितना भी पे किया हो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं, आपने जितना रेंट लिया उस पर भी करना चाहिए। बट ये ज़्यादा जजमेंट कोर्ट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में जो फॉलो हो रही है वो जजमेंट है कि भाई नॉट टैक्सेबल एट ऑल, नॉट टैक्सेबल एट ऑल। तो आपके पास में कहीं पे भी कुछ इशू रहेगा तो ये अगेंस्ट में और फेवर में दोनों साइड से जजमेंट्स है, तो आपने उसका ध्यान रखना है। बट जनरल में अभी जो जजमेंट प्रिवेल कर रहा है या जो चल रहा है ज़्यादातर इसमें कि भाई जो भी हार्डशिप अलाउंस है, रेंट है या और भी कोई शिफ्टिंग अलाउंस है, ये कैपिटल रिसीट है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। इस तरह से यहां पर ये टैक्सेबल होना नहीं है। अब आता है कि भाई कहीं कहीं पर जो ये सोसाइटीज है, ये पुराने सोसाइटीज है जहां पर फ्लैट होल्डर तो है ही है, प्लस फ्लैट होल्डर के भी साथ में वहां पर टेनेंट भी है जिसको टेनेंसी राइट मिला हुआ है, मतलब वो लंबे टाइम से वहां पर रह रहा है इसलिए उसका भी राइट क्रिएट हो चुका है। सोसाइटी है, फ्लैट होल्डर है और कोई लंबे टाइम से जो फ्लैट मतलब टेनेंट रह रहा है उसको टेनेंसी राइट मिलने के कारण से अब वो भी उसमें उसका भी कुछ राइट क्रिएट हो गया है। तो अब जब बिल्डर ले रहा है, डेवलपर ले रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ दे रहा है कि भाई फ्लैट होल्डर को भी कुछ मिलना है और इसको भी कुछ मिलना है। तो फ्लैट होल्डर के पास तो फ्लैट परचेस है और ये सब है, तो इसके लिए तो जो अपना बेसिक रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जो टेनेंसी राइट वाला टेनेंट है उसने तो कभी खरीदा ही नहीं है, उसको जो मिल रहा है वो तो सीधा सीधा उसको भी कुछ एरिया दे दिया कि भाई समझ लो कि फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का था तो 1000 में से 500 इसको दिया और 500 इसको दिया। तो अब इसके टैक्सेबिलिटी के बारे में क्या, तो सिमिलर वे में रूल चलेगा कि भाई यहां पर इसकी परचेस वैल्यू 0 रहेगी पर इसको
चार्जेबिलिटी कब रहेगी? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा उस दिन जो रेडी रेकनर रेट रहेगा उस 500 स्क्वायर फुट का, उसके हिसाब से इसका गेन ट्रीट होगा। मतलब 500 स्क्वायर फीट के लिए समझो 75 लाख रुपए, 1.5 करोड़ का टोटल था उसका 1000 स्क्वायर फीट का। अब इसमें 75 लाख रुपए इसको मिला, 75 लाख रुपए फ्लैट होल्डर को मिला। तो ये 75 लाख जो मिले हैं इसको, 75 लाख वैल्यू का फ्लैट जो मिला है 500 स्क्वायर फुट का, वो पूरा के पूरा 75 लाख टैक्सेबल होना है। क्या इसको नए फ्लैट का एग्जम्पशन मिल सकता है? हाँ मिल सकता है डेफिनेटली, पर फ्लैट के अगेंस्ट के में फ्लैट लिया क्या इसने? इसके पास में फ्लैट परचेस ही नहीं है, तो इसको अदर देन फ्लैट मतलब सेक्शन 54F मिलेगा। सेक्शन 54F जहां पर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी सरेंडर किया है, इसने सिर्फ राइट सरेंडर किया है, उसके अगेंस्ट में हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया है, तो इसके लिए उसका भी जो भी गेन होगा वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा 54F का, प्रोवाइडेड सेम कंडीशंस 3 साल के अंदर में कंप्लीशन, ये वो जो भी हमने पहले डिस्कस किया वो सब सिमिलर वे में इनको भी एप्लीकेबल होने वाला है। बस ये है, इनका फ्लैट के अगेंस्ट में फ्लैट सेक्शन 54 नहीं होगा, इसका अदर देन फ्लैट के अगेंस्ट में फ्लैट 54F ट्रीट होगा। तो होप दोस्तों आपको रीडेवलपमेंट में फ्लैट होल्डर के हाथ में कैसा टैक्सेबिलिटी होगा ये क्लियर हो गया होगा। और भी कोई आपके पास में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल लिखिए, हम उसको सॉल्व करने का, आंसर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, थैंक यू।